तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग को आर टर्म निकालना है और कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं सीधे सीधे। सो हमारे पास है फोर्थ टर्म ऑफ x माइनस 5 होल की पावर 13। तो समझा देता हूँ क्या है ये। तो पहले तो लिख लो x माइनस 5 होल की पावर 13। ठीक है, तो ये है क्या चीज़ है ना। इसको अगर मैं एक्सपैंड कर लूँ, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, जो एक्सपेंशन आएगा उसी का टर्म पूछ रहा है वो। ठीक है, मतलब इसको एक्सपैंड कर दिया जाए तो आ जाएगा 13c0 x की पावर 13। फिर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस। फिर ये हो जाएगा 13c1 x की पावर 12, और यहाँ पे क्या आएगा एक मिनट, क्योंकि हमने माइनस वाले बाहर निकाल लिया, बल्कि मैं सही से दिखा देता हूँ। ये माइनस वाइज सब छोड़ो तुम, जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे करते हैं। यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 13c2, यहाँ पे आएगा x की पावर 13 माइनस 2 11 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या आएगा -5 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा -5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आएगा 13c3 आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 10, और ये हो जाएगा -5 का क्यूब। सही, इसके बाद तुम कर सकते हो 13c4 वाला टर्म लिखना, फिर 13c5 वाला लिखना, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 13 तक जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा -5 की पावर 13। ये होने वाला है। अगर अब वो मुझसे पूछा कि फोर्थ टर्म बता, तो तुम खुद गिनने बैठ जाओ। भाई देखो, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है t2, ये मेरा थर्ड टर्म है t3, और ये मेरा फोर्थ टर्म है t4। तो ये मेरा आंसर है ना। एक तो ये तरीका हो गया ऐसे करने का, पर बेस्ट तरीका होगा जनरल टर्म से कर लिया जाए, क्योंकि जनरल तरीका से एक बार में समझ में आ जाएगा। तो जनरल टर्म होता ही क्या है ना, जनरल टर्म की फील समझी जाए तो हम लोग को पता है जनरल टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं TR+1 के लिए, जिससे कि सिंपल हो जाए, बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो TR+1 के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, NCR मान लेते हैं। हमारा एक्सपेंशन होगा x प्लस वाई होल की पावर n। इसका एक्सपेंशन करना है, इसमें बताना है तुम्हें कि R+1 टर्म क्या होगा। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, तुम लिखोगे NCR, फिर यहाँ लिखोगे x की पावर n-r और y की पावर r। ये होता है जनरल टर्म, राइट। अब सुनना, हमें क्या चाहिए, हमें तो T4 चाहिए ना, हमें तो T4 चाहिए। अगर तुम्हें T4 चाहिए, T4 के चाहिए, फोर्थ टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए T4 चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम 4 डालते हो तो R क्या आएगा 3, या फिर इसको लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली एक कम करना होता है हर बार। सही है, अब इसमें n क्या है, तो n तो मेरा 13 है ना। ठीक है, सो 13c क्या लिखूँ यहाँ पे, 4 या 3 लिखेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे होगा उसका एक कम कर देना बस। और फिर तो सिंपल ही है, x की पावर इसका x, यहाँ पे x है ना, ये x, तो 13 माइनस 3 कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया। फिर पाई कितना है, -5 है, -5 की बार कितना आएगा, ये जो यहाँ पर है, तो बस ये इसका आंसर आ गया 13c3 x की पावर 10 -5 का होल क्यूब। और तुम देख सकते हो यही तुम्हारा यहाँ पे आंसर था, सिंपल। तो बस कुछ नहीं, बस ये करना है हम लोगों को पूरे में। ठीक है, पर ये बहुत बोरिंग हो जाता है तो इस पर ज़्यादा IIT वाईटी पूछता भी नहीं है। IIT तो इसके ऊपर डेरिवेटिव जो बनते हैं, इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती हैं, वो पूछेगा वो, और वो इंटरेस्टिंग भी, और वो लॉजिक से हो सकती है, मतलब वो भी इस तरीके से करी जा सकती हैं, पर वो लॉजिकल तरीके से ज़्यादा अच्छे से हो सकती हैं। ठीक है, तो 28th टर्म अगर मुझसे कोई पूछ रहा है इसके अंदर, T28 बताओ सीधे सीधे इस एक्सपेंशन के अंदर, तो मैं तो सीधे बोलूँगा भाई देखो 30 है ना, यहाँ पे 30 लिखा है, तो 30 बोलो, सही है। 30c, फिर यहाँ पे जो लिखा है उसका एक कम, तो 30c 27 हो गया यहाँ पे। बोलो, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा पहला टर्म क्या है, 5x है, यहाँ पे x मत लिख देना, 5x पूरा का पूरा, और उसकी पार कितना आएगा 30 माइनस 27, दैट इज 3, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 8y आएगा, 8y की पार कितना आने वाला है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 27। सही है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, सो ओके, नाउ थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, बस ये देखने में ही भयानक लग रहा है, बाकी तो सब सेम ही है ना। तो इसमें मेरे को फिफ्थ टर्म बताना है, T5 बताना है। तो T5 कितना होगा भाई, 8 है, तो 8c एक कम कर दो 4। फिर यहाँ पे ये जो बकवास लिखी हुई है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर x की पावर 3/2 a1/2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, तुम्हारा मन है, मतलब 8 - 4 यहाँ पर आएगा 4। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, -y की पावर 5/2, फिर यहाँ लिखा हुआ है b3/2। इस पूरी के बाद कितना आएगा सब्सक्रिप्ट, वो भी इत्तेफाक से 4 ही निकल गई। सही है, तो यहाँ पे तो आ गया 8c4, तो इसको तभी ऐसे लिखे रहने देते हैं। इसको थोड़ा बहुत तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 की पावर 3/2 × 4 लिखोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 6। सही है, और ये माइनस साइन है तो इसको बाहर निकाल दें, चलो नहीं माइनस साइन बाहर क्यों निकलेगा, यहाँ तो पावर 4 है इसकी। तो ये हो जाएगा y की पावर 5 होगा ये, और फिर इंटू 2 है, बेसिकली ऐसा हो रहा है ना, y की पावर 5 / 2 है और इंटू 4 हो रहा है, तो ये ऐसे करके 10 हो गया। तो यहाँ पे आ गया y की पावर 10। सही है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा भाई a की पावर 1/2 है और 4 है, तो करोगे तो a² बन जाएगा, ये बन जाएगा b की पावर 6 हो जाएगा बेसिकली। तो बस ये आंसर हो जाएगा। 8c4 निकाल लो, चलो इतना सॉल्व कर दिया था, चलो ये भी कर ही देते हैं। तो 8c4 कितना आएगा भाई, 8c4 आएगा 8 × 7 × 6 × 5 / 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। 24 क्या होता है, 4 ×
6 तो 6 और 6 तो कट गया, 4 ने इसको जान से मार दिया, ये 75 35 हो गया, 35 इंटू 70 हो गया, तो बस ये इसका आंसर आ गया। ये इसका फिफ्थ टर्म है, ठीक है ना। एक्चुअल एकदम बिल्कुल करोगे तो ये इसका फिफ्थ टर्म आएगा इस एक्सपेंशन का, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चलो ये तो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग टाइप की चीज़ों पर। यहाँ उसने मुझसे बोला है कि ये जो एक्सपेंशन होगा इसका कॉन्स्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो कि ये वेरिएबल ना हो, यहाँ पे ये जो एक्स तुम्हें दिख रहा है ये एक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स टाइप का कुछ होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है वो। तो इसका मतलब एक तो दिखाता हूँ जनरल तरीका, है ना, कि सिंपल अगर मैं जनरल टर्म से करने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं जनरल टर्म से करूँगा तो मैं बात करूँगा r+1th टर्म की, यानी कि अपना वही TR+1। अब TR+1 मेरे को पता ही नहीं है कि कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कांस्टेंट होगा, हो सकता है कोई टर्म ही ना हो जिसमें जिसमें मतलब हो सकता है हर एक टर्म में वेरिएबल हो, है ना। तुम कैसे बोल सकते हो बिना देखे, ठीक है। तो मैंने सिंपल मान लिया कि मान लेते हैं कि r+1th टर्म ऐसा होगा जहाँ पे इस एक्सपेंशन का कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा, तो वो होगा क्या NCR, यानी कि 6 C और R होगा, सही है, एक कम R, फिर क्या आएगा यहाँ पर, फिर x है यहाँ पर हमारे पास, तो x की पावर 6 - R। ये पहला तरीका है, इसका एक और भी तरीका एग्जिस्ट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो सीख लिया तो फिर क्वेश्चन धनाधन होते हैं। यहाँ क्या -1/x है और फिर इसकी पावर कितना होगा, इसकी पावर R होगा, ये हमारा बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6CR हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है x की पावर 6 हो रहा है, फिर यहाँ आ रहा है x की पावर -R, सही। और इधर ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है -1 डिवाइड बाय x की पावर r, सही। तो x की पावर -r क्या होता है, 1/x की पावर r, तो ये नीचे बन गया 1/x की पावर 2r बन गया ये, अगर तुम सोच पाओ तो, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6CR। तुम ये तो समझ ही गए होगे ना कि 6CR जो है ये तो कांस्टेंट है, सिंपल, ये इसको तो वेरिएबल नहीं समझ रहे हो ना, अरे भाई 6CR, R जो भी हो, R 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसे करते करते 6 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 6C0 6C1 6C2 ये सब तो सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें x की पावर को जरा देख लेते हैं, एक ये -1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल इतना तो अभी हमारा वेरिएबल ही बन गया। अब सब कुछ x के अंदर लिखा हुआ है और यही मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं कुछ सही काम करूँगा। देखो x की पावर 6 तो मेरे पास है ही, फिर यहाँ पे एक -R भी लिखा हुआ है, और ये भी क्या है, ये भी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये -R ही बन जाएगा, यानी कि -2R हो गया क्या ये, बोलो सही है, बिल्कुल। अब उसने मुझसे बोला कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म कब होगा, जब यहाँ पर x ना हो। अब x ना हो इसका मतलब ये है कि 0 हो, नहीं, अगर 0 हो गया तो फिर ये 0 ही हो जाएगा ना, मतलब 0 हो सकता है पर यहाँ 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x की पावर में समथिंग है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता। पर फिलहाल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, x की पावर समथिंग है, सोच के देखना, अगर मैं 6 - 2r को 0 कर दूँ, अगर मैं बोल दूँ कि 6 - 2r, बेटा तुम आज से 0 हो, यानी कि r जो है वो बेसिकली 3 है, सीधी बात ये है। अगर r जो है वो 3 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 0, यानी कि ये बन जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा -6c। यहाँ पे r की वैल्यू तुमने 3 डाली दी है, तो यहाँ क्या हो गया -6c3। तो अब मैं ये बड़े आराम से बोल सकता हूँ, अगर r 3 है तो यहाँ पे अगर तुम 3 डालोगे तो तुमने बेसिकली फोर्थ टर्म निकाला। क्या निकाला तुमने, फोर्थ टर्म, सही है। तो इस एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म होगा, इस एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म होगा वो भाई साहब हमारे हिसाब से कांस्टेंट आ रहा है। जरा चेक करते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। आई होप तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। हमारे हिसाब से फोर्थ टर्म आ रहा है, और तुम बता भी सकते हो कौन सा टर्म है ना। उसने ये पूछा है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो बताओ कौन सा है, तो अभी हमारा आंसर कितना है, -6c4 आया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कौन से नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे, सही। अब जरा चेक कर लेते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो T4 निकालो जल्दी से, तो T4 कितना आएगा, 6c3 x की पावर 3। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार में लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे, है ना। तो फिलहाल 6c3 बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी है मैंने, x3, और यहाँ पे भी हो जाएगा -1/x3। अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कि 3 पे ही क्यों हुआ, क्योंकि वो तुम देख पाओगे कि 6 को उसने बेसिकली सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया x की पावर समथिंग, और वहीं आ गया 1/x की पावर समथिंग, तो वो एक तरीके से कट गया सीधे सीधे, और यहाँ पे आंसर आ गया -6c3। अच्छा यहाँ पे तो 3 होगा ना, यहाँ पे तो 3 होगा, -6c3, ठीक है। तो बस सिंपल ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका एक और तरीका देखते हैं। चलो तुम्हें लग रहा होगा यार ये सही है, सिंपल है तरीका, है ना, सिंपल है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल तरीका है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, और उसके वजह से तुम नीचे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। चलो इसी बारे में जल्दी से ये वाला भी करके दिखाता हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन में पहले वही कराऊंगा, अभी इन दोनों को दूसरे तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लो, पर इसको भी देख ही लेते हैं, है ना, इस वैरायटी को भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर मैं इस मेथड को कभी यूज़ नहीं करूँगा मेरा तो इतना सा था। तो फिलहाल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन x² - 20 होल की पावर 10। तो ये बोल रहा है कुछ इस टाइप का, कुछ हमें तो समझ में आ नहीं रहा है। हम तो बोल गए भाई जनरल टर्म निकाल लेते हैं, भाई TR+1 होता होगा, कोई R+1 टर्म होगा ऐसा जिसमें x की पावर 16 आ रहा होगा, और उसका कोएफिशिएंट मुझे बताना है। ये बोल रहा है भैया हमारे से तो सिंपल बेचारा प्यारा था, तो हम लिख देंगे NCR, बल्कि n क्यों लिखेंगे, हमें तो पहले से पता है यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 10 है ना, तो n लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं 10CR। फिर क्या है, x² है भाई साहब, तो यहाँ लिख देते हैं x² की पावर 10 - R, सही है। फिर क्या है, फिर है -20, और -20 की पावर आएगा R, सही है। तो 10CR -20 की पावर R, ये तो सब हो गया कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट है। बस गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर x की पावर
20 माइनस 2r, ऐसे मान सकते हैं इसको, बोलो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ ली है बिल्कुल, है ना। तो चलो ये तो हो गया, अब क्या करें, इसके बाद क्या हो सकता है। तो इसके बाद बस ये होगा कि हमें x की पावर 16 चाहिए, तो 20 माइनस 2r को 16 बना दिया जाए। भाई 20 माइनस 2r जो है अगर ये 16 के बराबर हो जाए तो x की पावर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 16 इक्वल्स टू 2r। ठीक है, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, ये बन गया 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि r कितना आ गया, r आ गया मेरा 2, r मेरा कितना आ गया 2 आ गया। तो अगर 2 आ गया तो यहाँ बेसिकली थर्ड टर्म की बात हो रही है। अगर मैं थर्ड टर्म निकालूँ इसी एक्सपेंशन का, कौन सा एक्सपेंशन का, इस एक्सपेंशन का अगर मैं थर्ड टर्म निकालूंगा तो इस क्लेम के हिसाब से हमारा x की बार 16 आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, अच्छा अगर मैं अपने सिंपल जनरल फॉर्मूले से देखूंगा, भाई इसमें r इक्वल टू 2 डाल दो, वही मेरा आंसर है। 10c2 माइनस 20 का स्क्वायर हो रहा है, बेसिकली 400 आ गया यहाँ पे, सही है। और 10c2 भी निकाल सकते हैं, 10c2 कितना होता है 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 इंटू 9 यानी कि 45, तो इसमें आ जाएगा 400 इंटू 45, ये मेरा आंसर है। अच्छा इसको चेक करना है किसी को अगर, ठीक है तो चेक भी कर सकते हो। भाई हमसे बोला गया कि भाई थर्ड टर्म पे हमारी बात बन रही है, तो थर्ड टर्म निकालो t3 कितना आएगा भाई 10c2 एक्स स्क्वायर की पार 8 आ जाएगा यहाँ पे, सही। और फिर माइनस 20 में क्या आएगा, माइनस 20 की पार आ जाएगा यहाँ पे 2, राइट। और तुम देख सकते हो हमारा काम हो चुका, क्योंकि एक्स स्क्वायर की पार 8 हो रहा है, तो ये बन गया बेसिकली एक्स की पार 16, और जो बच गया वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ कॉन्स्टेंट है, ऑलराइट। ठीक है, और किसी तरीके से बन भी नहीं सकता था अगर तुम लॉजिकली सोचो। चलो ये चीज़ तो खत्म हो गई, अब मैं अपने उस वाले मेथड पे आ रहा हूँ, और उसका नींव मैंने एक तरीके से यहाँ पे रख दी है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ये जो आया यहाँ पे थर्ड टर्म, उसमें हमसे बोला गया ना एक्स की बार 16, तो तुम सोच के देखो एक्स की बार 16 और कैसे बन सकता था। अगर तुम्हें 16 चाहिए था तो 2 इंटू 80 तो तरीका था, कोई बोलेगा 4 इंटू 4 से भी तो बन जाता, है ना। तो मेरा पॉइंट भाई ये है कि अगर तुम 4 इंटू 4 देख रहे हो तो तुम्हारे को बेस तो एक्स स्क्वायर ही रखना पड़ेगा ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर को यहीं रखो, इसकी पार को ऐसा चढ़ाओ कि 16 आ जाए आंसर। मुझे पता भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं जब तुम्हें सिस्टमेटिकली समझाता हूँ तब समझ में आएगा। पर वही भाई ये बात है कि शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट है अपने आप में। तो जिन लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता पहली बार में, वो ये वाला मेथड जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, सिंपल TR वाला जनरल टर्म वाला, वो अपने दिमाग में रखें, क्योंकि ये मेथड एक बार में समझ में नहीं आता, पर जिसको आ जाता है उसका काम बहुत जल्दी होता है फिर, है ना। क्योंकि बहुत ही फास्ट मेथड है, मतलब बहुत लॉजिकल और फास्ट मेथड है। सोच के देखो, अगर तेरे को कोई लॉजिकली सोच लेते कि भाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की बात तो 8 में काम बनेगा, तो तुम सोचो यार 8 कहाँ पे आएगा, तो बस हो गया काम। बस इतना सोचना था, ठीक है, मतलब सोचा जा सकता था बहुत जल्दी, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। खैर तो इसमें अब क्या किया जाए, तो मैं तुम्हें वो वाला तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट नहीं कहेंगे, मतलब कंसेप्ट ही है पूरा। तो अब मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें पहली बार में समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छे खासे जब मैं एग्जाम्पल्स ले लूंगा तब तुम्हें धीरे धीरे अपने आप हाथों से काम चलने लगेगा। तो इस लेक्चर में तुम्हें अपना पेन कम चलाना है, मेरे को देखो तुम पहले क्या करना है। बल्कि तुम एक काम कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, मैं कह रहा हूँ तुम जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लग गया, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना। अभी के लिए तुम बस वीडियो को देखो कि बस तुम कर रहे हो, है ना, मतलब सिर्फ मैं कर रहा हूँ और तुम देख रहे हो। सुनो भाई, मेरा दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि इसका दूसरा तरीका मैं क्या करने वाला हूँ। अभी बस ये मत पूछना कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि तुम अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों करा, सही है। मतलब जब सारे क्वेश्चन कल अपने आप देखोगे ना मेरे सारे के सारे, तो तुम्हें अपने आप ही स्ट्राइक करेगा। फिर अगले क्वेश्चन जब इस टाइप का देते हैं ना, तो अपने आप ही स्ट्राइक करेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी के लिए बस मान लिया कि हम इसमें से पहले एक्स बाहर निकालो एक्स बाहर इसमें से। अगर तुमने इसमें से एक्स कॉमन लिया तो क्या होगा, चलो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बन गया 1 माइनस, यहाँ बन गया क्योंकि तुमने एक्स पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा ये भी कई लोगों को समझ नहीं आता, चलो समझा देते हैं। 1/x को मैं लिख सकता हूँ x इंटू 1/x स्क्वायर, सही है। तो बस वही यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे लिखा है 1/x, तो यहाँ लिख दिया 1/x स्क्वायर, सही है। देखो सही तो है, अरे भाई x कॉमन ले लिया इसमें से, और x में से ये लोगे तो 1 बचेगा, तो ये कॉमन आ गया। और इस पूरे की पार क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, सही है। इतना भी मैं समझा रहा हूँ, इतनी समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिंपल x की पार 6, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर होल की पार 6, ठीक है। बेसिकली ये मेरा बाइनोमियल है, और मुझसे बोला गया कि इसमें कांस्टेंट टर्म बता। कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं भाई, एक्स की पार 0 चाहिए तुम्हें बस। कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब होता है, वो बंदा जिसमें एक्स की डिग्री कितनी हो रही है, 0 हो रही है, बस ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और जो ये बोल रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पार 16, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, देखा जाता है सारे के सारे। भाई इसमें कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है कि तुम बेसिकली एक्स की पार 0 का कोएफिशिएंट बता दो मेरे को, वही टर्म होगा अपने आप में। इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है कि इसमें एक्स की पार 16 भी आएगा साथ में, तो इसमें बोल रहा है एक्स की पार 16 का कोएफिशिएंट बता, एक्स की पार 13 का कोएफिशिएंट बता, सही है। तो वो सब मामला सब कुछ सेम ही है, और सारे के सारे क्वेश्चन जनरल टर्म वाले से तो करे ही जा सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ उससे भी करे जा सकते हैं, इससे जल्दी करे जा सकते हैं। पहली बार में तुम्हें लगेगा कि यार टाइम लग रहा है। चलो सोचते हैं क्या करना है इसमें, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो मुझे लॉजिकली बता के देखो, मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम तो सिर्फ इसमें है ना, ये तो सिंपल सा टर्म है एक्स की पावर 6। अगर मैं एक्स की पावर 6 को मुझे बनाना है एक्स की पावर 0,
तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाकायदा, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/x⁻6 से, या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि x⁻⁻6 इससे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, सही है ना, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके परफेक्ट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने इतना तो सोच लिया कि मेरे को x⁻⁻6 चाहिए इस बाइनोमियल थ्योरम में से, मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में से। अगर मैं x⁻⁻6 लूँगा, वो जब इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो x⁻0 का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, x⁻6 का सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। देखो 1 - 1/x² है, जब ये खुलेगा तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, कितने आएंगे, 7 टर्म्स आएंगे एक्जैक्टली, भाई 6 है तो 7 टर्म्स आएंगे, हमेशा n+1 टर्म्स आते हैं, तो 7 टर्म्स आएंगे। तो सारे के सारे 7 टर्म जो है वो x⁻6 से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। उनमें से एक टर्म या हो सकता है 2 टर्म या हो सकता है 3 टर्म, जितने भी टर्म ऐसे हमें दे दें जो x⁻⁻6 बन जाए यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे टर्म जो हमें x⁻⁻6 दे दें 7 में से, वो सारे टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो x⁻6 x⁻⁻6 को मार देगा, तो बस वो जो बचेगा वो कोएफिशिएंट है। अगर मान लो 2 टर्म ऐसे हुए, मान लो 2 टर्म आ गए इसमें से, 7 टर्म्स में से मान लो कोई 2 टर्म आ गए जिसमें x⁻⁻6 आ रहा है और इस वाले में भी x⁻⁻6 आ रहा है, तो ये वाला x⁻⁻6 जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा सब मामला, है ना, x⁻0 यानी कि 1 हो गया बेसिकली वो तो इसका तो कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं। इसमें कोई कोएफिशिएंट आ रहा होगा, मान लेते हैं C1 कोएफिशिएंट आ रहा है और इसमें मान लो C2 कोएफिशिएंट आ रहा है, ठीक है। वैसे तो 2 इसमें आएंगे नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो 2 आ गए तो C1 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ जाके, तो क्या आ रहा है, सिंपल C1, ठीक है। फिर जब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, C2 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का समेशन, बस, क्योंकि दोनों एक्सपेंशन जो होंगे वो होंगे इसके अंदर। नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे पता है, चलो कोई नहीं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। थोड़ा फेयर आउट कर लेते हैं फिर से इसको, x⁻6 यहाँ लिख देते हैं 1 - 1/x² होल की पावर 6। इस मेथड को अच्छे से लिख लेना, सही है ना, वरना भूल जाओगे, सही है। तो बस मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि मुझे इसमें से x⁻⁻6 चाहिए भैया, बस ये ला के दे दे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने सोच लिया, मैंने तो पहले इसको ऐसे सोचा कि ये जो मेरे पास इतनी देर से लिखा हुआ है 1/x², इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल x⁻⁻2, पहली चीज़ तो ये। अब फिर तो यार बच्चा भी देख के बता देगा कि x⁻⁻2 की पार ऐसा क्या करा जाए कि -6 बन जाए, बोलो 3, सिंपल भाई, -2 × 3 करोगे तो -6 बन जाएगा, यानी कि मुझे इसकी पार क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये मैंने खेल ही क्यों खेला। देखो अगर मेरे पास ऐसे लिखा होता है 1 - x होल की पावर n, जब ये लिखा हुआ होता है तो इसका जनरल फॉर्म क्या बनता है, सिग्मा में जब मैं बनाता हूँ इसको तो क्या बनता है, यहाँ बनता है NCR, यहाँ चलो ये होता है -n की पावर r, चलो सही है, वो सब होता रहेगा NCR, और यहाँ पर जाता है क्या, x की पावर r, बोलो सही है, यही तो होता है, यही होता है बिल्कुल। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें इस ब्रैकेट की पार में चाहिए वही तुम्हारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो जाता है NC3। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से एकदम, यहाँ लिखा हुआ है समथिंग लाइक दिस 1 - x की पावर -2, इसको अभी के लिए एक बॉल जैसा मान लो, और उसकी पावर 6 लिखा हुआ है। बेसिकली ये 1 - x होल की पावर n जैसा एक्सपेंशन दिखेगा इसमें। तो इसका कोई भी टर्म हुआ, वो कैसा लगेगा दिखने में, वो कुछ इस टाइप से लगेगा दिखने में, -1 की पावर r होगा उसमें कहीं ना कहीं, यहाँ पर आ रहा होगा NCR आ रहा होगा, सही है। और हमारे पास क्या आ रहा होगा, कुछ एक ब्रैकेट होगा जो यहाँ पे हमारे केस में बॉल है, और उस बॉल की पार आर हो रहा होगा। अब उस बॉल की पार मैंने पहले ही सोच लिया कि मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आर की जगह क्या चाहिए, मेरे को 3 चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए तो मेरे को यहाँ पर भी 3 चाहिए, और यहाँ चाहिए तो यहाँ पे भी चाहिए, बोलो सही है। अपने आप पूरी गाड़ी बैठ जाएगी एक ही बार में, देख लो हो गया काम। बस ये आंसर है इसका, एन हमें पहले से दे रखा था 6, बस आ गया आंसर। आंसर कितना हो गया, -1 का क्यू कितना होता है माइनस, ठीक है 6c3, यहाँ पे आ गया 6c3, ये कितना हो गया, ये हो गया x की पावर -2 था यहाँ पर, तो x की पावर -2 जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर -6 हो जाएगा। बोलो एक मिनट, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये सब हटाओ यहाँ से, हाँ जी बिल्कुल। तो इतना बन रहा है, ये बन रहा है, ये मेरा कौन सा टर्म है, बोलो बोलो बोलो, ये मेरा कांस्टेंट टर्म आ गया यहाँ पे, कैसे आ गया, तुम कहोगे यहाँ पे तो x की पावर -6 दिख रहा है, मैंने कहा मेरे भाई सुन, x की पावर -6 x की पावर 6 से जाके मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा x की पावर 6 से, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा -6c3, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये जो मेथड से मैं लेकर आया हूँ ये एकदम रीजनिंग वाला मेथड है, एकदम लॉजिक वाला मेथड है कि ऐसा ही क्यों हुआ, कि मतलब यही क्यों आ रहा है, तो हम वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि x की पावर -2 इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ तुम 3 कर सकते थे, तभी तुम्हें -6 मिलेगा, और वो जो -6 है वो जब इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो बना जाएगा। ठीक है, तुम कहोगे बहुत टफ है तो ठीक है, इतना कौन सोचेगा, अपन तो जनरल मेथड से कर देंगे। मैंने कहा तुम रुको, अभी तुम्हें अभी यही मेथड लगेगा कि भाई मजा आ गया इसमें। अच्छा, ये समझ में आया कि कॉमन क्यों लिया, अब तो समझ में आ रहा होगा, कॉमन इसलिए लिया जिससे कि ये 1 - x जैसी फॉर्मेट ले ले, या तो 1 + x बनाना है अपने को, 1 + x होल की पावर n वाला फॉर्मेट बनाना है, या फिर 1 - x होल की पावर n वाला बनाना है। अगर क्वेश्चन ने दे रखा है बल्ले बल्ले, नहीं दे रखा है तो हम अपना काम चलेंगे,
समझ में आ गया? मतलब अब तो तुम्हें समझ में आने लग गया होगा कि अब मैं हर क्वेश्चन में कॉमन लूंगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करो अपने वाले में, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक काम करो, अभी एक्सप्लेन मत करो, अभी ना नोट बनाओ ना कुछ करो, सिंपल स्क्रीनशॉट भी मत खींचो, कुछ भी मत करो। अभी तुम ये 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ 5 6 क्वेश्चन तुम देख लो, सिर्फ देख लो। उसके बाद इस लेक्चर को रिवाइंड करके फिर से 4 से देखना, और फिर अच्छे से एकदम बढ़िया करके हिंदी में ना लिख लेना कि ये क्यों किया सब कुछ। सही है, चलो मैं ये वाला समझाता हूँ। फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन दिस वन। तो एक बार देखते हैं क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं फिर से, है ना। कॉमन ले लो, ये वाला क्या निकालो, बाहर निकालो इसको बिल्कुल बाहर। तो अच्छा 3 कॉमन लेना है क्या? ना 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 ना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को कॉमन लेना है। तो अगर मैं एक्स क्यूब को कॉमन लूंगा, तो अब मैं तुम्हें ऐसे समझा दे रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे एक्स को कॉमन लिया था तो एक्स की पार 6 हो गया था। तो जब यहाँ पे मैं एक्स क्यूब को कॉमन लूंगा तो एक्स क्यूब की पार 20 हो जाएगा, दैट इज एक्स की पार 60 हो जाएगा, जो कि बाहर आएगा। तो अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पार एक्स था यहाँ पर, तुमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, यानी यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा नीचे, यानी कि बेसिकली एक्स की पार 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसकी पार 20 हो गया ये, ठीक है। ये बन रहा है मेरा। अब फिर से देखो, फिर से उसने क्या बोला है भाई साहब, अपने को तो कांस्टेंट टर्म चाहिए। अगर तुम्हें कांस्टेंट टर्म चाहिए, यानी कि मेरे को इसमें से क्या चाहिए, इसमें से मेरे को एक्स की पार -60 की रिक्वायरमेंट है। अगर एक्स की पार -60 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? सिंपल 1, खत्म मामला, कांस्टेंट टर्म बन जाएगा मेरा, सिंपल, राइट। तो यही कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 5 डिवाइड बाई एक्स की पार 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 एक्स की पार -4, सिंपल। ये सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें दिखाना पड़ रहा है हर चीज़, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर पेपर में इसको कोई देगा ना तो ये ऐसी होगा, हवा हवा में सारा का सारा। ये देखो बेटा, हवा हवा में एक्स क्यूब बाहर निकल गया, मेरे को अब सिर्फ दिख रहा है 3 - 5 बाई एक्स की पार 4, उसकी पार 20, फिर ये 5 एक्स की पार 4 चाहिए मेरे को, यहाँ पे क्या चाहिए? 60 चाहिए। ये सब मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो मैं दिमाग में सोच लूंगा कि भाई एक्स की पार 60 बार निकला हुआ है, एक्स की पार -60 चाहिए, तो एक्स की पार -4 है यहाँ पर, इसकी पार ऐसा क्या करा जाए? एक्स की पार -4, इसकी पार ऐसा क्या करूँ कि क्या बन जाए? एक्स की पार -60 बन जाए। बोलो तुम्हारा क्या मानना है इसमें? बोलो 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 भाई, 4 की बार 15 करना पड़ेगा, सिंपल। 4 15 तो 60 होता है, सिंपल बात खत्म, सिंपल। बोलो, अरे भाई 15 15 30 30 30 60, राइट। तो 4 ही हो गया, मतलब 15 × 4, बेसिकली 15 की बार चढ़ाना पड़ेगा। और जब तुमने ये देख लिया तो तुम एक बार में समझोगे मेरे हिसाब से तो कि अब हमारा काम बन चुका है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से ज़रा, यहाँ लिखा है a - b की पार 20 है, ये देखो यहाँ पर a तुम्हारा 3 है और b तुम्हारा ये ब्रैकेट है। तो क्या होता है इसका, अगर तुम एक्सपेंशन सोचोगे तो वो क्या आएगा, किस तरीके से आएगा? ऐसा आएगा 20c0 a की पार 20, है ना। फिर क्या आएगा प्लस में 20c1 a की पार 19 हो जाएगा यहाँ पे। अब b क्या आ जाएगा? b या बेसिकली -b, तो -b की पार कितना आएगा? बोलो, -b की बार सिंपल सिंपल -b आएगा, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो बेसिकली क्या कहते हैं इसको, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना था कि जो मेरे को इस पे मेरे को कितनी डिग्री चाहिए, इस पे मेरे को 15 डिग्री चाहिए, मैंने सोच लिया पहले से, मेरे को इस पर 15 चाहिए। और तुम्हें पता है कि अगर मैं यहाँ लिखूंगा 20c, जो भी यहाँ लिखता हूँ, जो मैं यहाँ लिखूंगा एक से तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो 20 - r होता रहेगा, पर यहाँ तो -b की पार r हो जाएगा ना। समझ में आ गया बात? मतलब सेकेंड टर्म की पार हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्योंकि 20 लिखा है तो NCR 20C, यहाँ पे लूंगा 15 को लूंगा, जिससे कि 3, चलो 3 से तो मतलब ही नहीं है, ये 3 क्या हो जाएगा? 20 - 15 बेसिकली 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मेन चीज़ तो ये थी, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास -5 एक्स की पार -4 और इसकी पार 15 हो गई, बस ये चाहिए था मेरे को। बाकी सब तो अपने आप मामला सेटल हो जाता है, ठीक है ना, बस सिंपल। तो ये हमारा सिंपल सा इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस आ गया आंसर, बस ये आंसर है इसका। कैसे भाई? देखो ना, ये क्या लिखा है, एक्स की बार -4 15 है, ये जो भी चीज़ है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स की बार -60, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देता हूँ 20c 15 3 की पार 5, यहाँ लिखा है -5, तो इसको भी बाहर निकाल दिया। इनफैक्ट -5 नहीं जाएगा, ये -5 नहीं जाएगा, ये -5 की बार 15 है, तो इधर लिखना सही रहेगा, जगह की कम पड़ सकती है। माइनस को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ऑड नंबर है, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पार 15, और जो ये x की पार -60 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस यही बचेगा, तो यही मेरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आएगा, अभी टेंशन है तो, ठीक है ना। जब मैंने पहली बार इस टाइप की कोई भी चीज़ देखता हूँ ना, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो पूरे 10-15 एग्जाम्पल अच्छे से देख लेता हूँ, भाई अच्छे ये हो रहा है, तब जाकर तुम्हें मेथड समझ में आता है। ज़्यादा अपने आप को जीनियस मत मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ नहीं है ना कि तुमने बस पहली बार देख के तुम एक सब केस समझ सकते हो, तुम सिर्फ एक केस समझ सकते हो। अगर तुम्हें पूरा समझना है तो तुम्हें सारी वैरायटी देखनी पड़ेगी, और सारी वैरायटी देख लेते हैं तो पूरा मेथड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये वाला देख लो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 एंड x² - 20। तो अपन तो वही मेथड यूज़ करेंगे फिर से, हमने तो अपना x² बाहर निकाल लिया, सिंपल। तो x² को बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 20, तो x की पावर 20 बाहर आ चुका है, ये बन गया है 1 - 20 डिवाइड बाई x², उस पूरे की पावर 10 चल रहा है। अब हमें समझ में आ गया इसमें से मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली x की पावर 20, मतलब 1/x की पावर 20 चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को x² तो दिख रहा है, चलो इसको ऐसे लिख लो 1 - 20 x की पावर -2,
तुम्हें समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो अपनी एक्स की बार -20 चाहिए, बात खत्म। तो मेरे को इसकी पार में क्या चाहिए, इसकी बार मेरे को 10 चाहिए, सिंपल। तो अगर मेरे को इसकी पार 10 चाहिए तो फिर बात खत्म हो गई सारी की सारी, ठीक है। अगर मैं इसकी बार 10 लेता हूँ, चलो मैं पहले वो समझा देता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा था। मेरे को अगर मैं एक्स की बार -20 निकाल लेता हूँ इसमें से, तो मेरे को क्या मिलेगा, तुम सोच के देखो। अगर मैंने इसमें से एक्स की बार -20 वाला टर्म निकाला, तो वो एक्स की बार -20 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। पर क्या मेरे को कांस्टेंट टर्म चाहिए, बोलो? तुम्हें सच में लगता है क्या मेरे को कांस्टेंट टर्म चाहिए? नहीं, मेरे को तो एक्स की बार 16 चाहिए। तो अब तुम ये समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है, मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ तक बंदे समझने लगते हैं इस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें, क्योंकि एक्स की बार 20 बाहर है, एक्स की बार 20 जो है वो बाहर है, सही है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? तुम्हारी रिक्वायरमेंट है एक्स की बार 16 की। तो मैं अंदर से क्या निकालूँ? मैं अंदर से निकालता हूँ एक्स की बार -4। अब ये जो एक्स की बार -4 है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो उससे क्या बन जाएगा, एक्स की बार 20 -4 कितना हो जाएगा, एक्स की बार 16 हो जाएगा बाहर, बोलो सही है। तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी सी है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें चाहिए एक्स की पावर -4, राइट। तो अब मुझे इसमें से चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर -2 है मेरे लिए, तो ये तो बस इसका स्क्वायर करना है, बस बोलो इसका स्क्वायर करना है, सिंपल सा। तो बस आंसर कितना आ जाएगा, 10c2, बोलो समझ में आ गया। 10c2 क्या आया, 10c2 और ये जो भी लिखा हुआ है -20 डिवाइड बाई एक्स, जो भी चीज़ लिखी हुई है इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर होता है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -20 का होल स्क्वायर, वो सब तो होता रहेगा। नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है। और ऊपर क्या, एक्स की पावर 20, तो एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 20 और ये जो एक्स की पावर 4 बना है वो इसको मार के क्या कर देगा, एक्स की पावर 16 बन जाएगा यहाँ पे। और ये जो बन गया 10c2 -20 का स्क्वायर, ये सब हमारा आंसर हो गया। और तुम्हें याद होगा यही आंसर आया था 400 × 10c2, ठीक है। बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे अब तुम देखना, तुम फास्ट होते जाओगे इसमें, धीरे धीरे मैं कम समझाऊंगा और तुम भी समझने लगोगे कि क्या चल रहा है इसके अंदर। सही है, चलो आ जाओ फिर से वही कॉमन ले लो, फिर से छुट्टी इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस ली है मैंने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत जल्दी हमारा काम कर देता है। मेंस बहुत पूछता है ये सब चीज़ें फालतू की, ठीक है। और मैं इसमें मतलब ये तो चलो हर कोई कराने लग गया आजकल तो, ठीक है। पर तुम देखना भी, इसमें इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत सारी टाइप्स देने वाले हैं। तो निकालो फिलहाल, अभी तो इसको बाहर निकालते हैं। तो फिर से वही एक्स को बाहर निकाल लो, भाई एक्स को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 20 बाहर निकाल दी तुमने। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 2 + 5 बाय एक्स का क्यूब बच गया अंदर, उसकी बार 20 हो रहा है फिर से। अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें चाहिए एक्स की बार 13, तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से मेरे को एक्स की बार -7 चाहिए, तब बात बनेगी। अब तुम लॉजिकली सोच के देखो क्या है यहाँ पर, तुम लॉजिकली सोचो अपने आप कि कैसे यहाँ पर बात बनेगी, क्योंकि मेरे को 13 चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 13 पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, बोलो कैसे। तुम सोच के देखो ना, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2 + 5 एक्स का क्यूब लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं एक्स की बार -3। इसकी पार ऐसा क्या करूँ, इसकी बार ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पर ये एक्स की बार -7 बन जाए। तुम लॉजिकली सोच के देखो, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे नहीं है भाई। एक्स की पावर -3 के बाद तो कुछ भी करेगा तो वो 3 की टेबल है ना एक तरीके से। 3 अगर यहाँ तुम 1 लगा दो तो यहाँ बन जाएगा -3, यहाँ 2 लगा दे तो ये बन जाएगा -6, यहाँ 3 लगा देगा तो -9 बन जाएगा। -7 तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। और ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है ना। वरना ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे क्या नाम है 2.5 लगा दूँ, इस टाइप का कुछ कर दूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई कोएफिशिएंट होगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं कि नॉट पॉसिबल, सही ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों, मैं बताता हूँ, तुम समझ जाओगे एक बार में। देखो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक समझी थी ना, ax² + bx + c, सही ना, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक देखी थी ax² + bx + c। इसमें अगर मैं ये लिख दूँ ax² + 0 × x + c, मानो ये मेरे क्वाड्रेटिक है, और फिर तुमसे पूछूंगा यार इस क्वाड्रेटिक के अंदर जरा मेरे को x का कोएफिशिएंट बता दे जरा, तो तुम क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल। नहीं, तुम बोलोगे 0 है भाई इसका। तो वो भी समझ गया और तुम भी समझ गया कि एक्चुअली में है ही नहीं, है ना। ये तो मतलब वो है इसका, अगर 0 है इसका मतलब क्या है, ax² + c, बस ये है। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल मतलब देना यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखोगे, 0, ठीक है। नॉट पॉसिबल कब होगा, जैसे मानो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन जाता कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इस टाइप का कुछ बन रहा होता, तब मैं बोलता कि यार नॉट पॉसिबल, है ना, कि कुछ एरर हो रहा है मेरे से यार, है ना, मेरे से नहीं, ये एररफुल है इसका आंसर। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वेरी वेरी एक बढ़िया एक कंसेप्ट यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। चलो बढ़िया है। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे लगा देता हूँ एक्स की बार 11। अब तुम लॉजिकली सोच पा रहे होगे, यहाँ से यहाँ जाने में तुम समझ गए होगे कि यहाँ बन रहा है एक्स की बार 13, तो जो इसमें एक्स की बार 20 बाहर आया था, जो इसमें एक्स की बार 20 बाहर आया था, और यहाँ क्या बन गया था, यहाँ बन गया था 2 + 5 बाय x³, सही, और उसकी पार 20 हो रहा था। तो अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, अब मेरे को इसमें से 9 निकालना है बाहर, एक्स की बार -9 चाहिए मेरे को इसमें से, तभी तो 11 बनेगा भाई। 20 - 9 कितना होता है, 11 होता है। तो अब मैं सोच गया भाई x³ है, तो x³ की बार कितना करना पड़ेगा, 3। सोच लिया होगा तुमने यार, x³ की बार 3 करेगा तभी तो एक्स की बार 9 समथिंग बनेगा, बोलो। तो बस 3 चाहिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, 20c3, 5 की पार 17 हो गया, और ये जो चीज़ है 5 बाय x³ है ना, इस पूरी की पार
क्या हो जाएगा, अपने आप ही 3 चढ़ जाएगा। अब यहाँ क्या बन गया, ये बन गया एक्स क्यूब का क्यूब यानी कि एक्स की पावर 9, पर ये डिनोमिनेटर में है ना, यानी बेसिकली एक्स की पावर -9 है ये, तो एक्स की पावर 20, तो एक्स की पावर 20 ने इसको ऐसे करके यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स की पावर 11, और ये जो बच गया यही मेरा फाइनल आंसर है 23, 5 की पावर 17, 5 का क्यूब, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ चिपका के रखना एकदम सही है, बढ़िया। आई होप सो समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि अब तो मैं लग रहा होगा कि यार ये मेथड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जल्दी दिमाग खोलता है। और एक और चीज़ सुन लो, जनरल टर्म वाला ना, अगर कभी एडवांस ने कुछ दिमाग लगाने वाला कुछ काम कर दिया, तो जनरल वाला जो मेथड है वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं किसी एंगल से, पर वो तुम्हें कुछ वो नहीं दे पाएगा, फील नहीं दे पाएगा, और एडवांस फील पे खेलना चाहता है तो तुम मर सकते हो वहाँ पे। तो तुम दोनों मेथड दिमाग में रखो। और दूसरा मेथड तो यार वो है ही क्या, वो पहला वाला मेथड जो है उसमें है ही क्या, मतलब क्या दिमाग में क्या रखना है मुझे पता ही है उसमें है क्या चीज़, है ना, तो वो तुम कर लेंगे। खैर चलो अभी इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, ओके, इन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होल की पावर n है। यहाँ पे ये चीज़ दी हुई होगी जहाँ तक है कि r जो है वो n से छोटा है, और वो n और r इंटीजर्स हैं, ये सब चीज़ें बकवास दी हुई है, ठीक है, वो सब दे देते मतलब दी हुई है, वो सब चीज़ें मान ली हम लोगों ने। हमने तो वही मेथड फॉलो किया, फिर से एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक्स की पावर 2n बन जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो इतनी देर से यही कर रहे हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर निकाला है, एक्स की पावर 2n बाहर नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा, बोलो सही है। अब देखो, अब तुम कहोगे मर्द का यहाँ तो बिल्कुल ही काम तमाम हो गया, क्यों भाई, कि इसमें से ऐसा क्या निकालूं, इसमें से ऐसा क्या निकालूं कि यहाँ पर क्या बन जाए, एक्स की पावर आर बन जाए, यही तो क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली इसमें आंसर जितना भी आएगा वो वेरिएबल में आएगा। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो तुम जनरल टर्म वाले से कर सकते हो, क्योंकि वो जल्दी देगा, क्योंकि बोरिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स की पावर आर और ये सब बकवास जो है ये आपका जनरल टर्म से जल्दी हो सकती है। पर फिर भी अगर तुम इससे करना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें सोचता हूँ ज़रा कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इस वाले को जनरल टर्म वाले मेथड से, क्योंकि उससे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली सिंपल बैठेगा बहुत ही। इसको लिख लो अंदर हिंदी में लिख लो, वाहियात, मतलब बकवास क्वेश्चन है ना। सो फिलहाल टी मान लेते हैं कि p + 1 तो टर्म होगा, उसमें हमारा x की बार r आ रहा होगा, तो t p + 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा n(c)p, फिर ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर की पावर n - p, यहाँ पे हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा उसकी पावर p। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा n(c)p, यहाँ हो जाएगा x की पावर, ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा -2p, और यहाँ से आएगा -3p, यानी कि -5p। ठीक है, अब कुछ लोग यहीं अटक जाएंगे कि ये क्या हुआ, तो मैंने कहा भाई चाहिए क्या, तुम्हें तो चाहिए एक्स की बार आर, यानी कि यही तुम्हारा एक्स की बार आर है, यानी कि बेसिकली 2n - 5p, ये जो चीज़ है ये मेरा आर के बराबर है, ये मतलब इस चीज़ का, यानी कि ओके। तो चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मेरे को पी निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो पी कितना आएगा, पी आएगा r - 2n, और यहाँ पर आ जाएगा 1/5। सही, ये मेरा पी है, बस ये मेरा आंसर हो गया भाई। यहाँ तो तुम्हारा ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स की बार आर, तो NCP है ना आंसर, तो NCP दिस इज द आंसर, ये मेरा कोएफिशिएंट है, जहाँ पर p क्या है, p है हमारे पास r - 2n डिवाइड बाय मतलब 5, ठीक है। तो ये तुम पूरा आंसर ऐसे लिख सकते हो, वरना तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कि NC और फिर नीचे लिखो पूरा आराम से r - 2n डिवाइड बाय 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेम आंसर यही है, राइट। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, चलो जितने भी भाइयात क्वेश्चन है वो एक ही बार में निपट जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है। मैंने शायद इस टाइप का एक और लिया था, हाँ जी ये वाला था वो। इफ़ एक्स की पावर p अकर्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग, प्रूव दैट कि इट्स कोएफिशिएंट इज दिस। ठीक है, तो देखने में लग रहा है कितना भयानक क्वेश्चन है ना, कि अरे भैया ये तो बहुत ही भयानक लॉजिक लग रहा होगा इसके अंदर कुछ भी, पर जब बंदा सिंपल जनरल टर्म निकालता है तो वो कह रहे यार ये क्या भाइयात बना है इसका, राइट। तो सिंपल है TP+1, अच्छा एक्स की पावर p है तो हमें पता नहीं है कि कितने पे आएगा वो, मान लेते हैं कि r+1 तो टर्म होगा ऐसा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2nc r एक्स स्क्वायर की पावर 2n - r, फिर क्या है 1/x है, तो 1/x की पावर r, ठीक है। तो ये हो गया 2nc r और x की पावर 4n माइनस यहाँ 2r होगा, ये -r हो जाएगा बेसिकली -3r, इतना हो गया अपना, ये हमारा जनरल टर्म आ रहा है। अब ये जो चीज़ है यही हमारा x की पावर p बनेगा आगे रखे, बेसिकली 4n - 3r जो है यही मेरा p बन रहा है। तो मेरा r कितना है, तो r है बेसिकली p - 4n, सही है, p - 4n डिवाइड बाय -3 करेगा, तो मैं सीधी सीधी घुमा के लिख देता हूँ 4n - 3 कर देता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा 4n - p डिवाइड बाय 3, ये मेरा आर है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया 2nc, अब आर की जगह ये लिख दो 4n - p डिवाइड बाय 3, और ये जो चीज़ है ये क्या बन गया, ये बन गया x की पावर p। तो जो इसने बोला है ना कि कोएफिशिएंट बताओ इसका, तो ये इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तुम इसको अगर खोल के लिखोगे तो ये बन जाएगा, सोच के देखो लॉजिकली, भाई 2n का क्या आएगा, 2n फैक्टोरियल, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, 4n - p डिवाइड बाय 3, इस पूरे का क्या आंसर आएगा फैक्टोरियल, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 4n - p डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। ये GIF नहीं लिखा हुआ है, कई लोग डिब्बा समझ रहे हैं उसको। GIF जब भी क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो उसको GIF ना मानो, उसको सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट माने आप,
सही है। अच्छा अब इन दोनों का माइनस कर लो, तो 2n माइनस 4n माइनस पी डिवाइड बाई 3, ये बन जाएगा, ये बनेगा 6n। 6n माइनस 4n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस पी डिवाइड बाई 3, वो यहाँ लिखी हुई है। तो बस ये आपको हो गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारा वही NCR की पूरी पूरी डेफिनेशन यहाँ पे बन रही है। बस ये इसका प्रूव हो गया। मतलब ये थोड़े कुछ वाहियात क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, सही है, करा अपन सब कुछ रहे हैं, ठीक है। और तो कोई नहीं है, और भी कोई हो तो मार दिया जाए उसको भी। ये दिख रहा है मेरे को एक, तो ये वाला है ना, ये वाला, चलो इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर लाइन से अपना वो वाला मेथड फॉलो करेंगे बढ़िया करके। हाँ जी, इफ़ एक्स की पार आर अकर्स इन एक्सपेंशन ऑफ द शिट, ओके। तो फिर से वही बकवास, तो लिख देते हैं टी पी प्लस 1, यहाँ हो जाएगा एन सी पी एक्स की पार एन माइनस पी, और यहाँ 1/x की पार पी होगा बेसिकली, यानी कि माइनस पी यानी कि माइनस 2p। तो n माइनस 2p कितना बन गया, n माइनस 2p बन गया r। तो p कितना हो जाएगा, एक मिनट, तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा n माइनस r डिवाइड बाई 2। बस ये इसके अंदर डाल देना, वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, समझ गया। चलो फटाफट बस आगे बढ़ते हैं यार, कुछ इंटरेस्टिंग लाओ, है ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी, बहुत इंटरेस्टिंग है जी, बिल्कुल। ये रहा, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पार 18 इन एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, a है 9 है, चेक करना पड़ेगा। हाँ a है, ये a है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3a बाई एक्स होल की बार 15 है, इसमें मुझे x की बार 18 चाहिए, ठीक है। तो अपने को पता क्या करना है, अपने को तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, ले लो कॉमन। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेगा तो एक्स स्क्वायर की बार 15 करेगा, वो कितना हो जाएगा, एक्स की बार 30 हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। फिर ये क्या बन गया, 1 प्लस 3a डिवाइड बाई एक्स क्यूब हो गया ये, ठीक है ना, एक्स क्यूब ये हो गया, राइट। अब मेरे को चाहिए एक्स की बार 18, तो 18 बनाने के लिए मेरे को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, 12 निकालना पड़ेगा। तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो तुम्हें 12 चाहिए भाई, एक्स की बार 3 में ऐसा क्या चढ़ाओगे कि 12 बन जाए, बोलो भाई। एक्स क्यूब में ऐसा क्या करूं कि 12 बन जाए, सिंपल 4, सिंपल, बिल्कुल सिंपल लगता है अपन तो। और यहाँ पे क्या लिखा है 15, तो आंसर कितना आ गया 15c4, 15c4 और 3a डिवाइड बाय एक्स क्यूब, तो इसकी पार सिंपल 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब की बार 4 जो है वो जाएगा एक्स की बार 12, और वो एक्स की बार 30 को मार देगा तो आ जाएगा एक्स की बार 18। तो ये सब अपने आप में कटपिट के एक्स की बार 18 हो जाएगा, पर इसका कोएफिशिएंट तो यही आएगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। एक्स की बार 18 इन ए एक्स की बार 4 माइनस बी एक्स होल की बार 9, ठीक है। हमें कुछ भी करके यहाँ से वेरिएबल हटाना है, हमारा तो वही काम है, ठीक है। तो बस एक्स की बार 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स की बार 9, एक्स की बार 4 उसकी बार 9 हो रहा है बेसिकली। तो 4 × 9 कितना होता है 36, तो बेसिकली एक्स की बार 36 तुमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बन गया a माइनस बी डिवाइड बाय, तुमने एक्स की बार 4 कॉमन लिया था, राइट। तो अच्छा यहाँ पे लोगों को फिर से कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं लिख देता हूँ एक्स की बार 4 कॉमन लेने का मतलब क्या है, कि तुम इसको ऐसे लिखोगे, बोलो सही है। और तुमने एक्स की बार 4 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या गया एक्स क्यूब आ जाएगा, बोलो सही है, परफेक्ट, ओके, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो एक्स की बार 18 चाहिए, यानी कि मेरे को इसमें से 18 निकालना है। अगर मुझे इसमें से 18 निकालना है, यानी कि मेरे को इसमें एक्स की बार 3 जो है उसको मैं 18 चढ़ा दे रहा हूँ 18 पे। एक्स की बार 3 की बार ऐसा क्या करूँ कि 18 बन जाए, 6 कर दे, सिंपल 3 × 6 18 होता है, राइट। तो बस वही आंसर हो गया। एक्स की पार 36, यहाँ पर आ जाएगा 9c6, ए की पार 9 - 6 कितना हो जाता है 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी की बार कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बाकी एक्स का 6, एक्स की बार 18 होगा, वो इसको मार देगा, एक्स की बार 18 हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये फाइनल हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। अच्छा, अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है ना कि अगर मान लो एक्स निकालते बाहर, ठीक है ना, तुमने एक्स की बार 4 निकाला बाहर, अगर मैं यहाँ पे एक्स बाहर निकालता तो कैसे करते सेम क्वेश्चन को, तो तब भी कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं एक मेथड बताना चाह रहा था, तो वो बन चुका है अपना, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, ऐसे मान सकते हैं कि मैंने अगर इसमें से एक्स बाहर निकाला तो क्या होगा। तो एक्स बाहर निकालोगे तो एक्स की बार 9 बाहर आएगा, तो यहाँ बन जाएगा ए एक्स का क्यूब माइनस बी की बार 9। अब इसमें क्या है ना, अब तुम्हें इसमें बाइनोमियली सोचना पड़ेगा, काफ़ी सोचना क्या पड़ेगा, लोग सोचेंगे क्या सोचना पड़ेगा, सोचना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एक्स की बार 9 बनाया अपना, सही है। अभी तक क्या हो रहा था ना, जब हम पहले वाले को निकाल लेते थे तो हर बार हमें माइनस करना होता था, पर यहाँ एक्स की बार 9 है, तो अब तुम्हें यहाँ पे एक्स की बार 9 को ही बाहर निकालना है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक्स की बार 9 को बाहर निकालना है, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो एक्स की बार 18 बन जाए। और तुम्हें ऐसे सोचना है कि इस वाले के ऊपर क्या है भाई, अगर एक्स क्यूब है तो उसकी पार तो मैं क्यूब ही करूंगा, तभी मेरे को 9 मिलेगा, बोलो सही बात है। अच्छा, यहाँ पर 3 आएगा कैसे, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब भी ऐसा होता है ना a माइनस बी होल की पार n, जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है तो क्या करते थे, तो बेसिकली अगर ये मानो r टर्म निकालेंगे अपन लोग NCR, तो a की पार तो n माइनस r आता है ना। तो यहाँ पर इस बार हमारी तलवार जो है वो लेफ्ट साइड में गिरी है, तो यहाँ पर अगर मेरे को 3 चाहिए ना, ये 3, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा 9 - 6 करते हुए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी वही आंसर है, अभी भी वही आंसर है 9c6, ठीक है, 9c6। यहाँ बन गया ए एक्स क्यूब, उसकी बार कितना आएगा भाई 9 - 6 कर ले, यहाँ पर आएगा 3, बोलो सही है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी की बार कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तुम देख सकते हो वही आंसर है,
सही, इससे पहले क्या किया था हम लोगों ने? अच्छा एक बार मैं चेक कर लूँ, कहीं जोश जोश में आके मैंने गलत बता दिया। पहली बार हम लोगों ने एक्स की बार 4 को बाहर निकाला था, तो भाई एक्स की पावर 36 बाहर आ गया था, तो हमें एक्स की बार 18 चाहिए था। ठीक है, यहाँ बन गया था a माइनस बी बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तब भी ये बात हुई थी, तब मुझे 18 चाहिए था, तो मेरे को इसमें 6 चाहिए था। तब भी क्या आया था? 9c6 आया था पहली बार में, 9c6 आया था। फिर क्या हुआ था? फिर a की बार क्या हो गया था? यहाँ पर आ गया था 3, और यहाँ पर भी तुम देख सकते हो a की बार कितना होगा? 3 होगा। ये एक्स क्यूब तो खत्म हो जाएगा, वो तो एक्स की बार 18 से तब मर जाएगा वो तो। बाकी माइनस बी की बार 6 है, तो यहाँ पर भी ये होगा, वही माइनस बी था, है ना, ये रहा माइनस बी, और उसके बाद कितना रहेगा? 6। ठीक है, हाँ, तो वही आंसर है, सेम टू सेम। ठीक है, चल पहले वाले से कर लो, चाहे दूसरे वाले से कर लो, पर पहले वाले से करने का फ़ायदा ये है कि हम सारे क्वेश्चन वैसे ही कर रहे हैं, तो तुम वही तरीका याद रखो कि पहला वाला किसी भी हालत में निकालना है, इस वाले लेफ्ट वाले को मेरे को खाली करना है किसी भी हालत में। चलो जी, 12th वाले पे आ जाओ, है ना, 12th वाले पे आ जाओ। चलो 12th वाले में क्या है? एक्स की बार 32 और एक्स की बार -17, इन दोनों के तुम्हें बताने हैं कोएफिशिएंट्स ऑब्वियसली इसके अंदर। तो अब अपने आप ट्राई करके देखो। इसमें बोला फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, ये बेसिकली कोएफिशिएंट कह रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म बेसिकली, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स की बार 0, तो ये भी अपने आप करो, ये भी अपने आप करो। 13th टर्म ये भी अपने आप कर लो, ये तो सिंपल सा ही है। तो ये तीनों क्वेश्चन करके लाओ जल्दी से, फटाफट जल्दी करो जल्दी, ठीक है, और जल्दी करो। हाँ भाई, तो कर दिया ये वाला। क्या करेंगे इसमें? सिंपल एक्स की बार 4 को बाहर निकाल लो, तो एक्स की बार 60 बाहर आएगा डेफिनेटली। ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पार 7 डिवाइड उसकी पार 15, राइट। ओके, अब मेरे को चाहिए, पहले तो चाहिए एक्स की बार 32, तो एक्स की बार 32 चाहिए, तो इसमें से एक्स की बार 32 चाहिए, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पॉसिबल नहीं है ये तो, है ना। एक्स की पार 32 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। तुम्हारे पास है क्या? एक्स की पार 7 है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? 32 बनाने की। एक्स की पार 7 जो है उसकी बार कुछ भी कर ले, 32 तो आना ही नहीं है यार। 7 की टेबल शुरू हो जाएगी, 7 की टेबल में 32 आता कहाँ है? 28 आता है, 28 आता है ना। तो 28 आता है, उसके बाद तो कुछ है नहीं, 35 आ जाएगा फिर तो। सही है, तो एक्स की पार 32 तो आने ही नहीं वाला, यानी कि हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? अंडा, 0। ओके, परफेक्ट, चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया पहली बार में। ठीक है, अब आ जाती है एक्स की पार -17 पे। सही है, तो -17। अब तुम सोचो 60 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 60 जो है इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा तब 17 आएगा। क्या माइनस करेगा? पहले तो पूरा का पूरा 60 कर दोगे तो 0 आ जाएगा, तुम्हें चाहिए -17। ये जी समझ पा रहे हो? तो तुम्हें -77 करना पड़ेगा। बोलो, आई होप सो ये बात पल्ले पड़ रही है तुम्हारे कि 60 -77 करेगा तभी तो बनेगा एक्स की पार क्या? -17। यानी कि मेरे को इसमें से -77 की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली मेरे को एक्स की पार 7 को अगर मैं 11 चढ़ा दूँ, 11 तक चढ़ा दूँ तो बात बन जाएगी, सिंपल, है ना। 11 तक चढ़ाना था बस, सिंपल सा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15c11, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -1 की पार 11, दैट्स दी फाइनल आंसर। तो -15c11 दैट इज़ दी आंसर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तुमसे कि एक्स की बार -28 बताओ, ठीक है, तो कैसे करोगे? एक्स की बार -28, ठीक है, वो डिफरेंट है थोड़ा, है ना, ऐसा नहीं डायरेक्टली बोल दो कि 4 सही सुनो, हमारे पास क्या था? 1 माइनस एक्स की पार 7 था यहाँ पर, और उसकी बार 15 था, और बाहर आ गया था एक्स की पार 60। मेरे को चाहिए -28, यानी कि मेरे को 60 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 88 माइनस करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, 60 में से 88 यानी कि 28, सही तो है, हाँ जी बिल्कुल। तो 88 मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अब 88 माइनस करना पड़ेगा, ये मैं कहाँ से लाऊँ? ठीक है, और तुम समझ गए होगे कि 88 जो है वो तो यहाँ बन नहीं पाएगा भाई। एक्स की पार 7 है, तो 7 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 88 नहीं बन सकता, क्योंकि 88 होता है 8 × 11, इसमें 7 का कोई फैक्टर ही नहीं है, राइट। तो -28 भी नहीं बन सकता, -28 भी नहीं बन सकता। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा चेंज मार देता हूँ, एक मिनट, हमारे पास था एक्स की पार 60, 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स होल की पार, सॉरी 1/x, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 15 था। अगर मैं तुमसे बोलूँगी एक्स की पार 60 का कोएफिशिएंट कितना होगा, इस वाले के अंदर एक्स की पार 60 का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार एक्स की पार 60 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, एक्स की पार 60 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मेरे को इसमें से कोई एक्स चाहिए ही नहीं, मेरे को यहाँ पे एक्स की पार 0 चाहिए इसमें से। अगर तुम्हें इसमें से एक्स की पार 0 चाहिए, दैट सिंपली मीन्स व्हाट? दैट सिंपली मीन्स कि 1/x की पार 7, इसकी पार 0 होना चाहिए, यानी कि आंसर कितना आ गया? 15c0, सिंपल, 15c0। 15c0 करते हो, अगर मैं पूरा टर्म लिखूँ 15, मैं इसका 0 तो टर्म मतलब फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, कितना होगा? 15c0, 1 की पार 15 दैट इज 1, फिर यहाँ पे आएगा -1/x की पार 7, उस पूरी की पार 0, नहीं खत्म ये तो मामला, सिंपल 15c0 बचा। बोलो, सिंपल, बस ये मेरा आंसर है। ओके, तो चलो ये सब तो हो गए, 12 भी हो गया। अब आ जाते हैं 13th वाले में। 13th वाले में क्या है भैया? 13th वाले में हमसे बोला गया फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी कि एक्स की पार 0 चाहिए बेसिकली, तो इस महाशय को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर को, यानी कि बेसिकली एक्स की पार 18 जो है वो मेरे को बाहर दिखेगा, तो 3/2 माइनस, अच्छा तुम पूरा भी बाहर निकाल सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि तुम बस 3/2 को ही बाहर निकाल सकते हो, तुम्हारा मन करे तो तुम 3/2 एक्स स्क्वायर पूरे को बाहर निकाल लो, तो पूरा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। चलो इस वाले में वो इलस्ट्रेट कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत होनी है।
चलो दोनों से कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग उससे कर रहे होंगे। सो 3/2 माइनस 1 बाय यहाँ पे क्या आएगा 3x का क्यूब हो जाएगा क्योंकि तुमने x स्क्वायर को बाहर निकाला है, सही। इसकी बार 9 चल रहा था। हमारी अब रिक्वायरमेंट कितनी की है, हमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी हमें इसमें से 18 चाहिए बस। तो x की बार 18 बना दें हैं इसको, यानी हमें इसकी बार 6 चाहिए, इसकी बार 6 चाहिए। तो बस आंसर आ गया मेरा 9c6। 9c6 क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर 9c6 हो गया तो ये हो जाएगा 3/2 होल की बार 9 - 6 यानी कि 3 इसका क्यूब हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1/3। एक्स क्यूब वाले पार्ट को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, तो यही आंसर आएगा इसका। बोलो सही है? ठीक है, तुम चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि ये 3 का क्यूब है, ये 3 की पावर 6 है, तो डेफिनेटली ये हट जाएगा। और ये 3 की पावर 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब बेसिकली 27। फिर और तो कुछ कट ऑफ होगा नहीं, बस ये माइनस हट जाएगा यहाँ से। तो ये हो रहा है 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 8। सही है, तो बस यही आंसर है इसका 9c6 1/27 × 8। बस इतना काफ़ी है समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा अगर तुम वो वाला करो ना कि तुम पूरा ही बाहर निकाल लो, कि तुम 3/2 x स्क्वायर ये भी पूरा ही बाहर निकाल लो, तो 3/2 x स्क्वायर तुमने पूरे बाहर निकाल लिया तो इस पूरे के बाद 9 बाहर निकलेगा। पहली चीज़ तो ये, अंदर क्या बचेगा, अंदर सिंपल 1 बचा। इधर तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भाई तुमने x का x क्यूब हो गया, तो पहला तो यही हो गया। फिर तुमने 3/2 को बाहर निकाला है। अब कुछ लोग फिर से कन्फ्यूज होंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/3x। अगर तुम 3/2 को बाहर निकालो तो 3/2 बना लो यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हें 2/3 भी बनाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा x। समझ में आ गया? तो ये बचेगा यहाँ पर। सो 2/3 स्क्वायर यानी कि बेसिकली 9, और x का तो x क्यूब हो चुका है क्योंकि वो x स्क्वायर भी तो बाहर निकाला है। ठीक है, इसकी बार 9 हो रहा है। अब तो और सिंपल हो गया यार ये तो। अब तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ तो अभी भी मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को तो 18 दिख रहा है अपना, तो मेरे को यहाँ पर 18 चाहिए, तो मेरे को बस 6 चढ़ाना था इसमें। तो आंसर कितना आ गया 9c6 और -2/9 इस पूरे की बार 6। सिंपल, ये मेरा आंसर है। बस तुम चेक कर लेना, ये आंसर आएगा पहले भी और अभी भी। चलो खैर, अब क्या किया जाए। अब 14th क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, फाइंड 13th टर्म ऑफ 9x करके दे रखा है। तो यार ये तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लूँगा ना। क्या आएगा यहाँ पे आंसर 18c12 9x की बार कितना हो जाएगा 18 - 12 है ना। 18 - 12 कितना होता है 6, और यहाँ पे क्या आएगा -1 3√x उसकी बार कितना हो जाएगा सिंपल 12। बस ये आंसर है, इसमें क्या करना है। मैंने तो बस भाई यार क्वेश्चन है ये कहाँ से आ गया बीच में। चलो खैर ये भी हो गया। 16th क्वेश्चन करते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन x - 1/x स्क्वायर